बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे अजीज़ तलबा और तालबात, आज मौलवी हिस्सा अव्वल क्लास 11 की क्लास है। ये मज़मून जोग्राफिया। इससे पहले मैंने आपको जो गुफ्तगू की थी एक सबक पे, इसका अनवान था, सबक का जो हेडिंग थी वो ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा। इसी को हम आगे सिलसिला इसको बढ़ाते हुए, चूँकि इस दिन ये कुछ बच गया था, आज मैं इसको इसी पे गुफ्तगू करूँगा सिलसिला आगे बढ़ाते हुए कि ज़मीन के अंदरूनी हिस्सा, द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, द पार्ट ऑफ इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदरूनी हिस्से के बारे में हम आज इस पर गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले भी इस पर गुफ्तगू की जा चुकी है। इसमें जो हमने दो तरह की तस्वीरें बनाई हैं। एक जो तस्वीर का सामने जो है आपके, वो है ज़लज़लों की लहरें, या ज़लज़ले कैसे लहरें होती हैं। इसमें हमने बताया था आपको कि इब्तदाई लहरें, सानवी लहरें, इसको पी वेव्स और एस वेव कहते हैं, सतही लहरें। ये सब लहरों के अक़साम जिसको मैंने पहले आपको शुरू किया था। इसी का एक छोटा सा और आगे बढ़ते हैं कि ये हम देखते हैं कि ये ज़मीन है, इसकी साख्त है। ये ज़मीन की इब्तदाई लहरें मुनहरिफ होती हैं, कई तरह से हो जा रही हैं ठोस में आके, और नीचे एक तरह से ये जो बना है ये शैडो एरिया, जो सायादार मुंतका है, सानवी लहरों का सायादार मुंतका, जिसको हम कहते हैं इमरजेंस ऑफ शैडो जोन, यानी एक ऐसा इलाका जहां लहरों की आमद नहीं होती है, जहां लहरें असरअंदाज नहीं होती हैं, ज़लज़ली लहरें यहाँ असरअंदाज नहीं होती हैं। तो ऐसे इलाकों को हम कहते हैं सायादार मुंतका, यानी इमरजेंस ऑफ शैडो जोन। ये है। आगे एक हमने और जो तस्वीर आपके सामने बनाई है वो है ज़मीन की अंदरूनी साख, यानी ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा, जिसको हम तीन हिस्सों में बांटा है। पहला जो ऊपर का हिस्सा है, जिसको हम क्रस्ट कहते हैं, भूपट्टी कहते हैं, कशरअस कहते हैं, हम सब जानते हैं, जिस पे हम रहते हैं, इसको हम क्रस्ट कहते हैं। और ये बना है, इससे पहले कि मैं इसकी डिस्कशन करूँ, मैं बता दूँ कि ज़लज़ले के असरात क्या क्या हैं। मैंने पहले बताया कि ज़लज़ला क्या है, आज है कि उसके असरात हमारी ज़िंदगी में क्या पड़ते हैं और उसका असर और क्या क्या हमारी ज़िंदगी पे इसका असर पड़ता है, कितने नुकसानात होते हैं और क्या क्या इससे फ़ायदे हैं। इफेक्ट ऑफ द अर्थक्वेक, ज़लज़ले के असरात। हम सब जानते हैं कि ज़लज़ला एक कुदरती ख़तरा है, नेचुरल हज़ार्ड है। ये ज़लज़ले के फौरी ख़तरनाक असरात दर्ज झैल हैं। पहला है ज़मीन का हिलना। ज़मीन को हिलने को ज़लज़ला कहते हैं। जब ज़मीन हिलती है तो आपने देखा होगा, अक्सर बेशतर ज़लज़ले हमारे हिंदुस्तान में आते रहते हैं, बल्कि अब तो इनकी तादाद, इनकी फ्रिक्वेंसी और तेज़ी से बढ़ती जा रही दिन ब दिन। और कहते भी हैं कि कुछ ना कुछ वजूहात रही होंगी, यूँ ज़लज़ले नहीं आते। ज़लज़ले आने में भी हमारी दाखिली और ख़ारजी, ज़मीन की दाखिली और ख़ारजी तवानाई का अमल है। ज़मीन की दाखिली और ख़ारजी शक्लों और सरगर्मियों का भी असर हमारे ज़लज़लों के आने में है। ज़मीन का हिलना एक सबसे असर है। दूसरा है ज़मीनी बंदोबस्त में फ़र्क। जो हमारे ज़मीन का जो एक निज़ाम है, बंदोबस्त है, जो एक सिस्टम है, जो कई प्लेटों से मुनज़्ज़म सी ज़मीन बनी है, इसके निज़ाम भी दरअमल होने लगते हैं, इसके निज़ाम में भी खलल पैदा हो जाता है। तीसरा है ज़मीन और कीचड़ का खिसकना। हम ज़मीन के अंदर जो सिल्ट्स हैं, कीचड़्स हैं, प्लेट्स हैं, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, एक दूसरे से मुनहरिफ हो जाते हैं। मिट्टी का रकीब होना, मिट्टी जो है वो एक तरह से लिक्विड फॉर्म में या चिपचिपी तरह में चली जाती है। ज़मीन का झुकाव, जो ज़मीन का झुकाव है उसमें भी तब्दीली होने लगती है। ओला नश, यानी जब पिघले पदार्थ, बरसात, कैल्शियम, मैग्नीशियम ज़मीन के अंदर होते हैं तो उसको हम कहते हैं मैग्मा। जैसे ही वो मादा बाहर आता है, रोनुमा होता है, ज़मीन के बाहर आ जाने लगता है, तो उसको हम कहते हैं लावा। ये ज़लज़ले की वजह से, फिशन की वजह से होता है। ज़मीन का हटाव, कभी कभी ज़मीन एक अपने महवर से, अपने मायार से अलग हो जाती है। बांधों और किनारों के टूटने से सैलाब का आना। जैसे ही ज़लज़ला आता है, जो बड़े बड़े डैम हैं, बांध हैं, वो टूट जाते हैं, वो खिसक जाते हैं और टूटने लगते हैं, जिससे उसके अंदर जो पानी के ज़खायर हैं, जो पानी का ज़ख़ीरा है, वो टूट के आबादी में चला आता है, जिससे वहाँ के सैलाब का मंजर नज़र आता है। आग लगना, कभी कभी बहुत तेज़ी से जब मादनियात, कीमियाई मादनियात टकराती है अपने अंदर,
इसको हम कहते हैं अंदर जब यूरेनियम थीरियम के जब मादे ज़र्रात टकराते हैं तो उससे कहीं कहीं आग भी लग जाती है और धुआं भी निकलता है और अंदर से आग के ज़र्रात और शोले भी निकलते हैं। तामीरात का मुनज़्ज़म होना, हमारे बड़ी बड़ी जो फलोपोश इमारतें हैं, गगनचुंबी इमारतें, स्काईडार्क बिल्डिंग, वो भी इमारतें मिसमार होने लगती हैं, वो आके जो है वो गिरने लगती हैं, तबाह होने लगती हैं, मुंहदिम होने लगती हैं। चीज़ों का गिरना, हम सब जानते हैं जब ज़ल्ज़ला आता है तो जितने हमारे अंगीने में सब किताबें होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, टीवी फ्रिज पंखे सब गिरने लगते हैं, गिरने लगते हैं। सुनामी का आना, जब यही लहर ज़लज़ले जब समुद्र के अंदर आती है तो उनको हम सुनामी कहते हैं। जो गुजरात का सुनामी लोगों को याद होगा, जो समुद्री इलाकों में आती है और तबाही मचाती है। ये तो ख़ास इसके असरात हुए, ऐसे इसके बहुत देर बाद भी असरात होते हैं और ये हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने जो एक और फिगर आपके सामने बनाया है वो ज़मीन की का अंदरूनी हिस्सा या ज़मीन की अंदरूनी की बनावट, इसके बारे में हम करेंगे। जो सबसे पहला जो ज़मीन के ऊपर का जो हिस्सा है जिसको हम कहते हैं अर्ज़, क्रस्ट कहते हैं, जिस पर इंसान रहता है, ये बना हुआ है, इसको सीमा भी कहते हैं। यानी सिलिका प्लस एल्युमिनियम से मिलके ज़मीन का जो ऊपरी हिस्सा है जो कशर अर्ज़ है, क्रस्ट बना हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिलिका और एल्युमिनियम सबसे हल्का मादा है, हल्का पदार्थ है, इसलिए ज़मीन का जो ऊपरी हिस्सा है इसमें हल्के मटेरियल से पदार्थ से बना है। दूसरा जो सेकेंड पार्ट है वो है, सेकेंड जो इसका हिस्सा है दूसरा, वो है ग़िलाफ़, जिसको हम कहते हैं मेंटल। ये बना है, इसको हम इसको ऊपर ऊपर वाले को हम सियाल कहते हैं, सिलिका इसको कहते हैं सीमा। जो क्रस्ट है ज़मीन का जो पहला हिस्सा है कशर अर्ज़, ये जो बना है ये है सियाल का, सिलिका प्लस एल्युमिनियम का, इसको हम कहते हैं सियाल भी कहते हैं। और ज़मीन का जो दूसरा है मेंटल, जिसको हम ज़मीन का ग़िलाफ़ भी कहते हैं, ये सीमा से बना है। यानी सीमा में सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ज़रा ये भारी होता है इसलिए इसका लेयर नीचे है, इसका हिस्सा नीचे होता है। बीच का जो हिस्सा है वो है क़ल्ब, जिसको हम कोर कहते हैं। ये ज़मीन का सबसे अंदर का हिस्सा है, जो एक तरह से इसकी जो हालत है वो चिपचिपे कॉलगेट या गूंदे हुए आटे की तरह इसकी कैफियत होती है। इसलिए बीच का हिस्सा जो है ऊपर से दर्जे हरारत और दबाव, टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ये जो बीच का हिस्सा जिसको हम ज़मीन का क़ल्ब कहते हैं, ये भी दो पार्ट में है, अंदरूनी क़ल्ब और बाहरी क़ल्ब। ये जो है बहुत ही चिपचिपा और गूंदे हुए आटे की तरह इसकी शक्ल, इसकी नवैयत होती है, इसलिए ज़मीन का क़ल्ब कहते हैं इसको। ये ज़मीन का बेसिकली अगर हम पूरा देखें तो एक तरह से ये तीन हिस्सों में ज़मीन के हिस्से को, अंदरूनी हिस्से को हम तकसीम कर सकते हैं। आगे जो अब हम एक बात आती है कि आखिर ये ज़लज़ले क्यों आते हैं, जो हमने इसमें कुछ मैं आपको रोशनी डालना चाहूँगा कि ज़लज़ले आने की कई वजूहात हैं। एक होता है कुदरती, एक होता है इंसानी, मसनूई वजूहात और कुदरती, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल में ये है कभी कभी ज़मीन की चट्टानें या ज़मीन का जो प्लेट्स है वो एक दूसरे से टकराते हैं। एक दूसरे जब टकराएंगे, ज़मीन का जो सरहदी हिस्सा, चट्टान का जो साहिली हिस्सा है, सरहदी हिस्सा है, जिसको हम सीमा कहते हैं, बाउंड्रीज कहते हैं, वहाँ आने के बाद एक तरह से एक लहर उठती है, कंपन पैदा होता है, जिससे वो ज़लज़ले आते हैं। तो कभी कभी चट्टानें एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं या कभी कभी प्लेट से दूसरे को टकराती हैं, दूसरे को ओवरलैप कर जाती हैं, एक दूसरे पर चढ़ के मखूती हालत अख्तियार करती हैं, उससे भी ज़लज़ले आते हैं। कभी कभी दूसरे के पैरेलल चलती हैं, दूसरे के मुआफ़िक चलती हैं, उसके घर्षण से, उसके घिसने से भी, उसके घिसान से या उसके रगड़ से भी एक एनर्जी, तवानाई पैदा होती है, जिससे उससे भी ज़लज़ले आते हैं, जिसको प्लेट टेक्टोनिक थियरी कहते हैं, जो आज के ज़माने में बहुत मायारी और ये माना गया है साइंसों द्वारा और ज्योग्राफिक के ज़रिए माना गया है। प्लेट टेक्टोनिक थियरी जो है, जिसको हम कहते हैं साख्तमानी प्लेटें जो होती हैं, ये आज ज़लज़लों की आने के लिए एक फैक्टर, एक जिम्मेदार, एक अनासिर है। कभी कभी क्या होता है, एक प्लेट टूट के दूसरे पर धड़ाम से गिरी, तो जो एक वाइब्रेशन, एक धमाका हुआ, उससे भी ज़मीन हमारी हिलती है, इसलिए ज़लज़ले के आने का एक वजूहात में भी शामिल है। यानी कुदरती वजूहात हमारे हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक तरफ हमने डैम बनाया और काफ़ी ज़्यादा वज़न दे दिया डैम बनाने में, कंक्रीट, बजरी, पत्थर, ईंट का, बड़े बड़े बुलडोजर्स का, और एक तरफ नहीं हुआ तो ज़मीन डिसबैलेंस हो जाती है, उसके अंदर गैर मतवाज़ी नौई पैदा हो जाए, जिससे वहाँ भी ज़लज़ले आने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। अगर इंसानी की वजूहात देखें, इंसान की वजह से या मसलन क्यों आर्टिफिशियल वजह कैसे आते हैं, तो मैंने पहले भी कहा कि चूँकि हमारे यहाँ
बहुत तेज़ी से कटान हो रही है। सनती एतबार से हम ज़मीनों को खोदते हैं, ड्रिल करते हैं, उसके अंदर ड्रिलिंग करके पता लगाते हैं कि ज़मीन के अंदर क्या है। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि इंडस्ट्री हमारा जो बहुत तेज़ी से अर्बनाइजेशन फैल रहा है, तरह तरह के हम बड़े पुल, डैम, ठीक है, बड़ा बड़ा हम आबी ज़खायर जो बना रहे हैं, वाटर रिजर्व, इसकी वजह से भी ज़लज़लों पे आने के असर ज़्यादा होते हैं। आगे जो हम आपसे बात करेंगे कि ज़लज़ले भी आतिश फशा और आतिश फशानी अर्ज़ी हैयतें, अर्ज़ी हैयतें क्या क्या बनती हैं ज़लज़लों के आने से, हमारे कुर्रे ज़मीन पे, अर्ज़ पे क्या क्या तब्दीलियाँ रौनुमा होती हैं, क्या क्या कुदरती हैयतें तश्कील में आती हैं। आतिश फशा, आतिश फशा और फशानी अर्ज़ी हैयतें, यानी इससे कौन कौन चीज़ हमारी कैसी कैसी शक्लें बनती हैं आतिश फशा से। ये हम सब जानते हैं कि जब ज़मीन के अंदर से लावा, ज़मीन के अंदर से मैग्मा, लावा, राख, धुआं, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से जब ज़मीन के ऊपर आती हैं तो जब तक अंदर होती हैं तो इसको मैग्मा कहते हैं, और जैसे ज़मीन से बाहर रुनुमा होती है इसको लावा कहते हैं। यदि लावा के आने से, बसाल्ट के आने की वजह से अर्ज़ी कई तरह की हैयतें बनती हैं, लैंडफॉर्म बनता है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स कहते हैं इसको हम अंग्रेजी में, वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स। अर्ज़ी आतिश फशानी अर्ज़ी हैयतें, एक तरह से एक होता है शील्ड आतिश फशा। ज़मीन हैयतों में अगर हम देख लें तो शील्ड आतिश फशा, ये एक तरह से शील्ड होता है, बहुत दीवार का बसाल्ट की एक तरह से निकलते हैं। बसाल्ट बहाव के अलावा ज़मीन के तमाम आतिश फशानों में शील्ड आतिश फशा सबसे बड़ा है। इसका एग्जाम्पल है हवाई द्वीप, हवाई का आतिश फशा, इसमें बसाल्ट निकलती है और तरह से शील्ड का रुख अख्तियार कर लेती है, जिसको हम शील्ड आतिश फशा कहते हैं। उसके बाद है मरकब आतिश फशा, जिसको हम मरकब या मखलूत भी कहते हैं, कंपोजिट वोल्केनो, मरकब आतिश फशा। मरकब आतिश फशा ये क्या है? ये कंपोजिट होता है, एक पर एक ओवरलैप होता है, जैसे एक निकला इसके ऊपर एक और, इस तरह से एक मखलूत टाइप का आतिश फशा बनता है। ऐसे ये इसकी शेप हो जाती है कहीं कहीं, और इसको हम मरकब कहते हैं। कई आतिश फशान एक साथ मिलकर ये करते हैं, मखलूत इसको मरकब भी कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि आतिश फशानी तश्त, काल्डेरा, काल्डेरा आतिश फशानी तश्त बेसिन टाइप का होता है। कभी कभी आतिश फशा आने के बाद जमीन पे एक शक्ल ऐसी बन जाती है, तो जब ये छोटा होता है, अगर इसको क्रेटर कहते हैं, जब बड़ा होल हो जाता है और इसके अंदर जब पानी भर जाता है, इस बड़े होल को, जमीन के बड़े आतिश फशा के बड़े मुंह को जो हम कहते हैं काल्डेरा, और जब इसके अंदर पानी भर जाता है तो काल्डेरा हिल या क्रेटर हिल, इसको हम क्रेटर झील या क्रेटर काल्डेरा झील हम कहते हैं इसको। ये भी एक शक्ल बनती है। उसके बाद एक कोन बनता है, कोन, इसको हम कहते हैं ये नोकीला। ये भी एक जमीन है, आतिश फशा अर्ज़ी हैयतें हैं, और भी कई हैं, लेकिन बेसिकली जो है बुनियादी तौर पर 3 तरह की होती हैं, जिसको मैंने डिस्कशन में गुफ्तगू किया था। आगे
हम देखते हैं कि दाखिली या अंदरूनी अशकाल आतिशफशानी ऐसे हैतों में है। कुछ हैयतें ज़मीन के अंदर बनती हैं, कुछ बाहर बनती हैं। जैसे ज़मीन के अंदर हम देखें तो 3 तरह की ये बनती हैं चट्टानें। ये हो जाएगी डाइट, ये हो जाएगा आपको पैथोलिथ, ये आपका हो जाएगा लिपोलिथ, ये आपका हो जाएगा सिल, ये हो जाएगा पैथोलिथ। ये जमीन के अंदर की हैत है। जैसे ही मैग्मा बाहर जमीन के दाखिल बाहर नहीं आकर अंदरूनी जब ये शक्लें अख्तियार करता है, इसकी शक्ल ये होती है। जब ये नीचे का एक तरह से ये बेस बुनियाद होता है जो बहुत चौड़ा होता है, जो बेसाल्ट और मैग्मा के जमने से बनता है, इसको हम कहते हैं बैथोलिथ। और इसके बाद जब ये निकलती है चट्टानें और ये एक तरह से लंबा पैरेलल निकल जाता है, लंबी लाइन चली जाती है, इसको कहते हैं लिपोलिथ। और इसी के बगल में जब तिरछा सिल कहते हैं और एक तिरछा जब जमा होने लगता है इमारती इससे तौर पे, तो इसको हम कहते हैं डाइक। ये हमारी ज़मीन की अंदर की दाखिले फशानी आतिशफशानी हैयतें हैं। प्यारे बच्चों, ये चूंकि हमने पहले भी कहा कि वो मादा या वो अशिया जो ज़मीन के बाहर जब आती है, रुनुमा होती है, तो उसको हम कहते हैं लावा, और जब ज़मीन के अंदर रहती है तो उसको हम कहते हैं मैग्मा। अब चूंकि ये एक आतिशफशा हर जगह नहीं, किसी जगह जहां अभी कहाँ आते हैं जहां ज़मीन की चट्टानें पतली होती हैं और ज़मीन का लेयर बहुत पतला होता है, वहाँ आतिशफशा आने के ज़्यादा इम्कान होते हैं। क्योंकि ज़मीन के अंदर जो दाखिली दर्जे हरारत है, जो दाखिली टेम्परेचर है, जो दाखिली नीचे दाब है, दाखिली है अंदर के अंदर अंदरूनी तवानाई है, उसके ऊपर आने के बाद जहाँ कमज़ोर सतह होती है ज़मीन की, वहाँ ये फूट के बाहर निकल जाता है, जिससे आतिशफशा बहुत तेज़ी से आवाज़ के साथ कहीं निकलता है। कहीं बहुत बूम बूम और धमाके की तरह आवाज़ होती है, विस्फोटक होती है। इसके अंदर सल्फर भी पाया जाता है, राख भी, मैग्नीशियम भी, धुआं भी, ऑक्साइड भी, CFC भी, तमाम चीज़ें इसके अंदर से निकलती हैं। एक तरह से ज़मीन के अंदर से मोमेंट है, पैक करना ज़मीन का जो होता है, उसको हम आतिशफशा से ताबीर कर सकते हैं। और ये कहीं कहीं तो बहुत दूर तक आतिशफशा सैलाब चला आता है। जो बेसाल्ट बहता है एक तरह से सैलाब की तरफ पूरे प्रोविंस, पूरे इलाके में फैल जाता है, और अगर आबादी है और चाहे इलाका है तो पूरी तरह से वो ढक जाता है और एक नई सूरत अख्तियार कर लेता है। जैसे हम अगर हिंदुस्तान की मगरबी और जनूबी एरिया में देखें, साउथ ऑफ इंडिया, जिससे प्रायद्वीपीय भारत जजीराई जो भारत है वो टोटल बना है बेसाल्टी चट्टानों से, यानी आतिशफशाना चट्टानों से। वो बेसाल्ट चट्टान सैलाब के बेसाल्ट के फैलाव से ये एरिया इलाका बना है, जो बहुत ही ज़रखेज़ और कॉटन इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉटन टेक्सटाइल के लिए कहीं कहीं ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है, क्योंकि अंदर से चट्टान जो बेसाल्ट निकलती है वो ऊपर जमने के बाद काली मिट्टी की शक्ल इख्तियार करती है, जिसको हम रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं, और ये कपास की खेती की बहुत उम्दा है। प्यारे बच्चों, आगे अगर इस चैप्टर से, इस मजमून से आपको किसी तरह कोई सवाल आपके जहन में उठ रहे हों, अगर आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही मसबत जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।